हम्म, तो कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, ये किए थे ना? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ किए थे, देख लें एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जो कि है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, है ना? तो सबसे पहले तो देखेंगे यार प्रमेय कहती क्या है ना? उसके बाद एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे, और उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड थर्ड आप अपने आप कीजिएगा, पहले अगर आपको फर्स्ट आ गया ना, सेकंड थर्ड आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये एक आज हम काम करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। देखो, तो सबसे पहले तो हेडिंग ढाल लो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत आधारभूत प्रमेय, क्या मतलब इसका? भाई ऐसी प्रमेय है जो कि अंक गणित की आधारभूत है, उसकी बेस है। ठीक है, अंक गणित मतलब ये जो आप नंबर सीखते हैं ना, 1 2 3 4 5, है ना? ये इन नंबर से संबंधित जो आप गणित सीखते हैं उसको हम बोल देते हैं अंक गणित, अर्थमेटिक। तो ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय अंक गणित की आधारभूत है, उसकी बेस है, उसकी नींव है एक प्रकार से। ठीक है, क्या कहती है प्रमेय? ये प्रमेय कहती है भी कोई भी भाज्य संख्या है, लिख लो, लिखवा देता हूँ पहले, उसके बाद समझेंगे। आप लिखिएगा कि भैया किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को मतलब ही समझेंगे, पहले लिख लो। अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के, संख्याओं के, संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना? इसके अंदर दो मेन पॉइंट आए, एक तो भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, फिर इस पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, है ना? तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जिसके क्या कहा मैंने, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। अब दो से ज़्यादा फैक्टर्स मतलब समझेंगे, पर लिख लो। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके दो फैक्टर हों, दो फैक्टर हों, दो फैक्टर हों। अब इसका मतलब समझो, दो से ज़्यादा फैक्टर मतलब भाई जो दो नंबर से, दो से ज़्यादा नंबर्स में, दो से ज़्यादा टेबल्स में आती हो, ऐसा नंबर जो दो से ज़्यादा टेबल्स में आता हो, या फिर ऐसे कह लो ऐसा नंबर जो दो से ज़्यादा अंकों से भाग होता हो। एग्जाम्पल से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि देखो, चार, चार किस किस की टेबल में आता है? देख, तो चार की टेबल में आता है, एक दो की टेबल में आता है, एक एक की टेबल में आता है कि नहीं आता? तो चार जो है वो चार की टेबल में आता है, दो की टेबल में आता है और एक की टेबल में आता है। मतलब चार के तीन फैक्टर हैं, खुद चार, दो और एक। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई उससे भाग हो सकता है। जैसे आप एचसीएफ निकालते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? तो एचसीएफ का मतलब क्या होता था कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो उसको भाग कर सके, है ना? फैक्टर मतलब भाग कर सके। तो ऐसे ही चार के तीन फैक्टर हैं, एक तो चार, एक दो और एक एक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि चार जो है उसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तीन फैक्टर हो गए तो दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो गए, दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि चार जो है ना जी, ये हमारी भाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई? और दिखाएं, छः, छः किसके टेबल में आता है? छः की टेबल में आता है, तीन की टेबल में आता है, दो की टेबल में आता है, एक की टेबल में आता है। तो छः भी हमारा क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अच्छा जी, और आठ देख लो, आठ किस किस में आता है? दो की टेबल में आता है, चार की में आता है, आठ की में आता है, एक की में आता है। तो आठ भी हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या। और देख लो, दस दो में आता है, और अपना पाँच में भी आता है भैया, एक में भी आता है, दस में भी आता है। ये भी हमारा एक भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। देखो, ये सारे के सारे नंबर से दो से ज़्यादा फैक्टर है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ कि सात, सात किसकी टेबल में आता है? ये सात की टेबल में आता है, एक की टेबल में आता है। तो क्या सात एक भाज्य संख्या है? नहीं, सात एक भाज्य संख्या नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं भाई। तो सात हमारा क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसके दो ही फैक्टर हों। तो सात हमारा एक अभाज्य संख्या हो गया। पाँच, पाँच भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये पाँच की टेबल में आता है, एक की टेबल में आता है, इसके दो ही फैक्टर हो गए। तीन, इसके भी दो ही फैक्टर हैं,
एक तो 3 की टेबल में आएगा, एक 1 की टेबल में आएगा। 2 ये भी एक हमारा अभाज्य संख्या है क्योंकि एक 2 की टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में आता है। ठीक है, कोई और नंबर ले लो। 11 ये भी 11 की टेबल में और 1 की टेबल में, तो 11 भी एक क्या हो गया हमारा अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर पता चल गया। भाज्य संख्या कौन सी? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। फैक्टर मतलब समझ गए, वो नंबर जो उसको भाग कर सके। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, है ना, 2 से ज़्यादा नंबर्स हो जो उसको भाग कर सके। जैसे 4 इसको ये 3 इन तीनों से भाग हो सकता है। 6 ये इन चारों से भाग हो सकता है। 8 ये चारों से भाग हो सकता है। तो इन सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके 2 ही फैक्टर हों, जिसके 2 ही फैक्टर हों, जैसे 7, 5, 3, 2, 11। ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है। अच्छा, अब एक आपके मन में सवाल उठेगा कि सर 1 क्या है फिर? 1 तो आप खुद देखो, 1 किसकी टेबल में आता है? आपको जो 1 तो सिर्फ़ 1 की टेबल में आता है ना? तो क्या ये एक भाज्य संख्या होगा? बताओ मुझे। सोचो, क्या 1 एक भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या तो उसको बोलते हैं ना जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, है ना? लेकिन हमने क्या देखा कि भैया 1 का तो सिर्फ़ 1 ही फैक्टर है। 1 तो सिर्फ़ 1 की टेबल में आता है, तो भाज्य संख्या तो नहीं होगा। अच्छा, अभाज्य संख्या होगा? अभाज्य संख्या भी नहीं होगा। क्यों? अभाज्य संख्या क्या बोलता है? जिसके 2 फैक्टर हों, लेकिन 1 का तो 1 ही फैक्टर है। तो 1 हमारा एक ऐसा नंबर है, एक हमारा एक ऐसा ख़ास नंबर है, जो ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। लॉजिक समझ में आ गया? भाज्य संख्या कौन-सी? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। अभाज्य संख्या कौन-सी? जिसके 2 फैक्टर हों, है ना? इसकी और भी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैंने ईज़ी ली सबसे आसान, जो आपके लेवल पे सबको समझ में आ जाए। ठीक है? तो ये चीज़, बात समझ में आ गई? भाज्य संख्या कौन-सी? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। अभाज्य संख्या कौन-सी? जिसके 2 ही फैक्टर हों। ऐसी संख्याएँ जिसके 2 फैक्टर हों, वो अभाज्य संख्या, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, वो भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नहीं। चलो, तो ये तो बात हमने समझ ली अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अच्छा, ये तो बात समझी नहीं ना, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलती क्या है वो समझो। क्या बोला इसने कि भाई किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? भाई कोई भी भाज्य संख्या ले लो, लेट्स से आपने ये 10 उठा लिया। ठीक है, तो अगर आप 10 को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5, है ना? तो 10 तो आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। 2 क्या आपकी अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या आपकी अभाज्य संख्या है। तो आपने नोटिस किया, मैं इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है ना? कोई और एग्जांपल ले लो, मान लो आपने ले लिया 18। 18 एक भाज्य संख्या है ना? तो अगर आप इसको अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना? तो 18 क्या हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 3। 18 क्या था हमारा? भाज्य संख्या था, और ये 2 क्या था हमारा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो मैंने क्या किया? इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल के रूप में लिख दिया, गुणन के रूप में लिख दिया। बात समझ में आ गई? ये थ्योरम ये बोलती है कि भई इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी भाज्य संख्याएँ हैं, उन सभी को आप चाहो तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में दर्शा सकते हो, उनके रूप में रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। ये मतलब है इस थ्योरम का। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। अभाज्य संख्या जिसके 2 फैक्टर हों। ये थ्योरम क्या बोलती है कि भैया कोई भी भाज्य संख्या है, उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कोई एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो 22। 22 हमारा क्या है? एक भाज्य संख्या है ना? तो इसको मैं 2 गुणा 11 लिख सकता हूँ। तो ये तो हमारा भाज्य संख्या थी, और ये क्या थी हमारी? अभाज्य अभाज्य। तो मैंने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। तो ये थ्योरम यही बोलती है कि भैया जितनी भी भाज्य संख्याएँ हैं ना इस संसार में, कोई भी ले लो, कोई भी भाज्य संख्या ले लो, आप उसको अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हो। ये थ्योरम ये बोलती है। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या मतलब है वो समझ लो। एलसीएम, इसको अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन लिस्ट कॉमन फैक्ट फैक्टर नहीं, मल्टीपल, एम है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब उसकी टेबल में। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? लिस्ट, लिस्ट का मतलब सबसे कम, छोटे से छोटा, छोटा लिख दो। कॉमन का मतलब जो उन दोनों में कॉमन हो। मल्टीपल का मतलब उसकी टेबल में। जैसे मान लो आपको कह दे कि यार 20 और 25 का एलसीएम निकाल लो, 20 और 25 का एलसीएम, तो इसका क्या मतलब है कि भैया 20 और 25 इन दोनों की टेबल में, इन दोनों की टेबल में जो सबसे छोटे से छोटा नंबर है ना, जो उन दोनों में कॉमन है, वो बता दो।
एलसीएम का क्या मतलब है, इन दोनों की टेबल में, मल्टीपल में थे टेबल, इन दोनों की टेबल में जो सबसे छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है वो बता दो। देख लेते हैं 20 की टेबल क्या होगी, 20, 40, 60, 80, 100, 120, इस तरीके से चलती जाएगी। 25 की टेबल क्या होगी, 25, 50, 75, 100, 125, 150, इस तरीके से चलती जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि यार वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों टेबल में आ रहा है, तो देखो भाई इन दोनों टेबल में छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों में आ रहा है तो 100, 100 जो है ना वो इन दोनों टेबल में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 100 से छोटा तो कोई नहीं है ना, नहीं, तो 100 जो है वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि 8 और कौन सा लें, 12 ले लो, 8 और 12 का एलसीएम बताना है, तो 8 की टेबल लिख लो, 8, 16, 24, 32, 40, पता नहीं क्या था 8 से 48, 8 7 56, इस तरीके से चलता जाएगा। 12 की टेबल लिख लो, 12, 24, 36, 48, 12 50 60, 12 छक्का 72, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। तो एलसीएम का क्या मतलब है कि भैया छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है, देखो 24, 24 इन दोनों की टेबल में आता है, तो 24 क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई उनकी टेबल में, उनके उनके मल्टीपल यानी उनकी टेबल में, एक प्रकार से कह लो उनकी टेबल में छोटे से छोटा नंबर जो उन दोनों में कॉमन है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है, उनकी टेबल में आने वाला छोटे से छोटा नंबर जो उन दोनों में कॉमन हो उसको हम बोलते हैं एलसीएम। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा क्लास 9th में आपने एलसीएम निकालने का तरीका सीखा था, याद है। मान लो 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालते थे, याद है क्या, 8 ऐसे लिखते थे, 12 ऐसे लिखते थे, फिर इसके प्राइम फैक्टराइज करते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसमें भी ऐसे ही 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 8 के आपने क्या बनाए, 8 के आपने क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 के क्या बनाए, 12 के बनाए 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो जो कॉमन होता था वो तो एचसीएफ होता था। जैसे मान लो ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे, जो कॉमन आता था उसको लिख करके मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है तो 2 को लिखा, 2 को लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 इसका एचसीएफ कहलाता था। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते थे, भाई जो कॉमन आया उसको तो एक बार लिखा, ठीक है, और जो बच गया उसको भी लिख दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24, तो 24 इसका एलसीएम हो गया, और हमने यहाँ भी देखा 24 इसका एलसीएम होगा। मतलब समझ में आ गया। ये तो तरीका आपको पता ही है कि कैसे करते थे, हमें अभी मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या है, तरीका तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये तो बात होगी एलसीएम की। एचसीएफ की बात, एचसीएफ क्या चीज़ है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब पता है ना भाई, जो उसको भाग कर सके, ऐसा नंबर जो उसको भाग कर सके, फैक्टर का मतलब ये होता है। तो एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो उन दोनों में कॉमन हो, फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो उन दोनों को भाग कर सके। ध्यान समझो, ऐसा नंबर जो उन दोनों को भाग कर सके, ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो उन दोनों को भाग कर सके और दोनों में कॉमन हो, उन दोनों को भाग कर सके, तो यानी कि उनका कॉमन ही हो गया एक प्रकार से, समझ रहे हो। एलसीएम का मतलब क्या है कि उनकी टेबल में आने वाला सबसे छोटा, उनकी टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। और एचसीएफ का क्या मतलब है कि भैया ऐसा नंबर जो उन दोनों को भाग करके, वो जो नंबर है ना वो दोनों में आना चाहिए और दोनों सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, समझ रहे हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को भाग कर सके, ये एलसीएम और एचसीएफ में अंतर है, ठीक है। जैसे मान लो 8 और 12 का एचसीएफ ही बताना है आपको, 8 और 12 का एचसीएफ, तो एलसीएम में तो आप टेबल लिखते हैं, है ना। एचसीएफ में क्या होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर सके। तो देख लो भाई 8 किससे भाग होता है, 1 से भाग हो जाता है, 2 से भाग हो जाता है, 4 से भाग हो जाता है, 8 से भाग हो जाता है। 12 किस से भाग हो सकता है, 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी भाग हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा और 12 से भी भाग हो जाएगा, है ना। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर सकता है। तो आप ध्यान से देखो, जो दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, तो देखो ना 4, 4 जो है वो इन दोनों को भाग कर सकता है, 8 को भी और 12 को भी, है ना। भाई 8 और 12 को अगर आप बटे में लिखो तो किससे काटोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 से काटा ना, तो 4 क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। ये एलसीएम और एचसीएफ में अंतर था, ठीक है। आपको निकालना तो आता है कि कैसे निकालते हैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि क्लास 9 में आपने सीखी थी, अभी मैंने की नहीं थी ऐसे, ये वाली, ये अभाज्य गुणनखंड विधि ही है, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो आपने सीखनी थी, बात समझ में आ गई। आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं 1-2 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ताकि बस आपको कंसेप्ट जो है ना वो समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा है ना। बेसिकली कल ही करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 को, कल ही आपको पूरी पूरी करवा देंगे एक ही बार में ना। कंसेप्ट आपको समझा दिया, ये लेक्चर तो कंसेप्ट का बन जाएगा, और कल जो है, कल फिर इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, 26 और 91 का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी सब आप अगर खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, कंसेप्ट तो आपको समझा ही दिया है ना। 4 तक तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, 3 तक तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट और भी समझाने हैं, तो वो मैं आपको कल ही समझाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, इसको तो मिटाओ यार, इतना ज़्यादा बड़ा एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बड़ा हो गया ना। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, मान लो। कैसे निकाल लेंगे? 26 कैसे फैक्टर कर लो, 91 कैसे फैक्टर कर लो, है ना। किस पे जाएगा? 2 की टेबल पे 13 पे गया, फिर 13 कम 13 91, ये 2 पे तो जाएगा नहीं भैया। 2 से अगला ऐसा नंबर बताओ जो 2 से अगला अभाज्य है, 2 से अगला अभाज्य संख्या बताओ। 2 से अगली अभाज्य संख्या 3 होगी, 3 पे देखें, 3 पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 3 से अगली 5, 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना। ये कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो इसके अंदर जो आप नंबर लोगे वो अभाज्य होता है भैया, भाज्य नहीं होता। तो 5 देख लो, 5 पे भी नहीं जाएगा। 7 देखो, फिर 7 पे जाता हो तो 7 एकम 7, 2 बच गया, 21, 7 या 21, फिर 13 एकम 13। तो 26 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 13, और 91 को 7 गुणा 13। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम पहले एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है भी जो इनमें कॉमन आ जाए। कॉमन क्या आ गया? 13, तो एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जो इनमें कॉमन आया उसको तो लिख दे एक बार, और जो बच गया 2 और 7 बच गया, इनको लिख दो। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 की 13 से मल्टीप्लाई करो, 14 13 से कितना होता है भैया? 14 140, 14 तिया 42, 140 और 42 182 हो गया। तो ये अब कैल्शियम हो गया। ऐसे करना होता है बस, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाया ना, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन कराया। कल हम एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर। अच्छा, एक बात और, आपके मन में एक सवाल भी आ सकता है कि सर हम इसको ऐसा ही क्यों करते हैं, मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालने का यही तरीका क्यों है, ठीक है। ये तरीका आया कहाँ से, ये भी आपके अंदर सवाल आ सकता है। तो भाई इसका मैंने रीज़न सोचा कि करवाऊँगा करवाऊँगा करवाऊँगा, लेकिन रीज़न जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड भी नहीं, हार्ड हार्ड की बात नहीं है, हार्ड तो पिछला वाला भी था, वो भी कराया था। हार्ड की बात नहीं है, मतलब यार जो इसका रीज़न है ना कि भैया यही कारण क्यों हुआ, उसके लिए अभी आपकी थोड़ी सी मेच्योरिटी कम है। आप एक बार 12th पास कर लीजिए, 12th में ही बता देंगे आपका, कहीं ना कहीं बात घुमाते घुमाते 12th में बता देंगे। अभी जो है ना आपकी जो मेच्योरिटी है, जो आपका लेवल है वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप 12th पास कर लेंगे या 12th में आ जाएंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, मतलब आपको सर्च करना पड़ेगा नेट पे, लेकिन फिर आप खुद उस चीज़ को समझ पाएंगे। अभी इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को, इसलिए मैं बता नहीं रहा, ठीक है। और इतना ज़्यादा उसका वैसे ऐसा तो कहना गलत होगा कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जिसका इंटरेस्ट है वो ढूंढ सकता है, अपने आप पता कर सकता है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। रीज़न वही है भैया, अभी जो है ना आपकी मेच्योरिटी कम है, ठीक है। अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट इसको देख रहा है या फिर कोई अध्यापक इस लेक्चर को देख रहा है, तो आप ज़रूर सर्च करिए गूगल पे, नेट पे डालिए, आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, किसी न किसी ने तो डाल ही रखा होगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही बात थी, आज के लेक्चर में इतना करेंगे, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।